हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपकी ऑब्स्टेट्रिक की दुनिया में। ऑब्स्टेट्रिक में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डायग्नोस आपकी प्रेगनेंसी में होने वाले टेस्ट के रिगार्डिंग लेबोरेटरी टेस्ट हम क्या क्या करवा सकते हैं। इसमें हमने मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, फीटल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, एमनियोटिक फ्लूटल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, ट्राइडोट टेस्ट, किक काउंट, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है, जो कि क्लास नंबर 22 22वें नंबर की क्लास हमारी यह है ऑब्स्टेट्रिक की, जिस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजरों के बारे में। मतलब जब डिलीवरी होती है तो हम कौन कौन से प्रोसीजर वहाँ परफॉर्म करते हैं। मतलब यह लेबर से जस्ट पहले का टॉपिक है, उसके तुरंत बाद हम लेबर के प्रोसेस को प्रारंभ कर देंगे। तो ऑब्स्टेट्रिक भी ये लेबर के दौरान ही होते हैं, लेकिन इनको मैंने अलग से बनाया है कि ऐसे कुछ प्रोसीजर्स जैसे फॉरसेप्स डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, बिशप स्पोरिंग, इन्हें हम ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजरों के नाम से जानते हैं। तो इस क्लास में हम टोटल ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजरों की ही बात करेंगे। क्लियर? इसमें कौन कौन से प्रोसीजर मैं पढ़ाऊंगा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिशप स्कोरिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिशप स्कोरिंग। बिशप स्कोरिंग पहला हमारा जो टॉपिक होगा बिशप स्कोरिंग, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बिशप स्कोरिंग क्या होता है, क्या काम आता है, ये सब बातें हम इसके रिगार्डिंग यहाँ करेंगे। क्लियर? बिशप स्कोरिंग, बिशप स्कोरिंग, यह पहला हमारा टॉपिक होगा बिशप स्कोरिंग। दूसरा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिशप स्कोरिंग के बाद में वह हमारा टॉपिक होगा एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी, इसी का नाम होता है पेरिनियोटोमी। पेरिनियोटोमी, एपिजियोटोमी या पेरिनियोटोमी। तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में वह होगा वैक्यूम डिलीवरी। वैक्यूम डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी को ही बेटा जी हम बोलते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। वैक्यूम डिलीवरी या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे वह होगा आपका फॉरसेप डिलीवरी। फॉरसेप डिलीवरी, फॉरसेप डिलीवरी। उसके बाद हम बात करेंगे फॉरसेप डिलीवरी के बाद में, फॉरसेप डिलीवरी के बाद में हम बात करेंगे वह होगा दैट इज नोन एज AROM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या इसी को एमनियोटोमी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है तुम्हें, PROM और AROM पहले डिस्कस किया था। छठे नंबर पर हम बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर को लेकर। इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब लेबर के कार्यों को पूरा करना, स्टार्ट करवाना। यह दो प्रकार से हम पढ़ाएंगे, एक मेडिकल होगा जिसमें हम दवाइयाँ देंगे, और दूसरा सर्जिकल होता है। दोनों के द्वारा हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। सातवें नंबर पर हम बात करेंगे वह होगा वर्जन। वर्जन, वर्जन में का मतलब रोटेशन होता है। रोटेशन, इसमें दोनों हम बात करेंगे, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, यह हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आठवें नंबर पर हम सिजेरियन सेक्शन को बात करेंगे। सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन में हम दोनों प्रकार की बात करेंगे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं। इन सब का जिक्र मेरे द्वारा इस क्लास में किया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा एक चीज़ और है जो हमने लास्ट क्लास में एक पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, CST। वहाँ मैंने एक वर्ड काम में लिया था डीएसिलरेशन। वर्ड काम में लिया था डीएसिलरेशन। इससे संबंधित एक छोटी सी टॉपिक और है, वह मैं पहले पढ़ाऊंगा तुम्हें, उसके बाद हम इन प्रोसीजरों को स्टार्ट करेंगे। डीएसिलरेशन क्या होता है इसे देखिएगा। डीएसिलरेशन का मतलब मैंने वहां तुम्हें बोला था, डीएसिलरेशन का मतलब है डिक्रीज हार्ट रेट।
हार्ट रेट में कमी आना डीएसेलरेशन कहलाता है। वहाँ हमने बात की थी कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट रेट घटनी नहीं चाहिए, इसका मतलब डीएसेलरेशन उपस्थित नहीं है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने समय में होना चाहिए, तो लगभग 1 से 2 घंटा लिया जाता है। 1 से 2 घंटे में डीएसेलरेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज ड्यूरेशन, कि कब तक हो जाना चाहिए प्रोसीजरों में, तो 1 to 2 आवर। ये कितने प्रकार का होता है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बने हुए, इसलिए मैं इसको अलग से तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूँ। यह 3 प्रकार का होता है, एक अर्ली डीएसेलरेशन होता है, अर्ली डीएसेलरेशन, एक लेट डीएसेलरेशन और एक वेरिएबल डीएसेलरेशन। मतलब 3 प्रकार के डीएसेलरेशन पाए जाते हैं बेटा जी, अर्ली डीएसेलरेशन, लेट डीएसेलरेशन और वेरिएबल डीएसेलरेशन। जो तुम्हारा अर्ली डीएसेलरेशन होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड। बच्चे का जो हेड है वह कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड है, जो बच्चे का हेड है वह कंप्रेस हो जाता है बाई मैटरनल पेल्विस। किसके द्वारा हो जाता है, तो तुम्हारा जवाब होगा मैटरनल पेल्विस के द्वारा हो जाता है। माँ के पेल्विस, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब वह उस पेल्विस से गुजरता है, तो माँ का पेल्विस जब उस बच्चे के हेड पर प्रेशर डालता है, तो उस अवस्था को हम अर्ली डीएसेलरेशन का नाम दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। कौन सी नर्व स्टिमुलेट होगी, वेगस नर्व, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। और तुम सब लोग नर्सिंग के विद्यार्थी हो, जब भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती हैं, याद रखिएगा हार्ट रेट घट जाती है, तो उस अवस्था में तुम्हें नजर आएगा डिक्रीज हार्ट रेट, और इसी का नाम हम डीएसेलरेशन ले रहे हैं। तो जब माँ के पेल्विस के द्वारा बच्चे के हेड पर प्रेशर डाला जाए और उससे हार्ट रेट कम हो जाती हो, यह प्रकार का डीएसेलरेशन कहलाता है अर्ली डीएसेलरेशन। और याद रखिएगा एक छोटा सा करैक्टरिस्टिक इसके बारे में बता रहा हूँ। इस डीएसेलरेशन में आपको याद रखिएगा ग्रेजुअली हार्ट रेट कम होती है, अचानक से नहीं कम होगी। ग्रेजुअली हार्ट रेट डिक्रीज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे ही तो बढ़ेगी एंड धीरे धीरे ही हार्ट रेट कम हो जाती है। हार्ट रेट ग्रेजुअली डिक्रीज एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, यहाँ पर अचानक से नहीं होगा, अचानक सडन कम हो जाए सडन बढ़ जाए ऐसा नहीं होगा। हार्ट रेट धीरे धीरे घटती है और धीरे धीरे बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक कि यह अर्ली डीएसेलरेशन कहलाता है। दूसरा लेट डीएसेलरेशन, इसका मेन कारण होता है, कारण याद रखिएगा, कारणों पे सवाल बनता है। इसका कारण मैंने बताया तो यह इसका कारण है, और इसका कारण होता है ड्यू टू यूरिट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, इनसफिशियंसी मतलब यूट्रस से बच्चे को जो ब्लड मिलता है वह इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है। जब बच्चे को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो मैं बोलूँगा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू फीटस, बच्चे को मिलने वाली रक्त ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। अरे जब ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और जब यह हो जाएगा तो मैं बोलूँगा डिक्रीज हार्ट रेट, तो बच्चे की हार्ट रेट कम हो जाएगी। बेटा जी लेकिन यह जो हार्ट रेट कम होती है ना, ये सडन कम होती है, याद रखिएगा, सडनली, अचानक, धड़ाम से, सडन डिक्रीज हार्ट रेट। वहाँ ग्रेजुअल बढ़ रही थी या ग्रेजुअल कम हो रही थी, लेकिन यहाँ अचानक से कम हो जाती है, सडनली हार्ट रेट गिर जाएगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा हमारा वेरिएबल, जो तीसरा आपका होता है वेरिएबल वाला, इसमें कुछ कारण मैंने बताए हैं। उन कारणों में जैसे सबसे पहला है कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेस हो गई हो। डिक्रीज O2 सप्लाई टू फीटस, बच्चे को रक्त सप्लाई कम हो रही हो, या डिक्रीज हार्ट
रेट। वेरिएबल में वे सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे जो वेरी करते हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर। तो आपका वेरिएबल डिएसेलरेशन जो हो सकता है उसमें कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट में वेरिएबिलिटी रहती है, इसलिए इसे वेरिएबल कहा गया है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ बोलूँगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जावे, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू फीटस, बच्चे को रक्त सप्लाई भी कम हो जाए। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, इसे वेरिएबल क्यों कहा गया है, इसका कारण है बिकॉज हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज वेरिएबली, वेरिएबल का मतलब फिक्स नहीं है, घट भी सकता और बढ़ भी सकता है, वेरिएबल यहाँ देखने को मिलता है, वेरिएबिलिटी। तो यह होता है आपका डीएसेलरेशन। यहाँ दो पे सवाल बने हुए हैं, अर्ली डीएसेलरेशन और लेट डीएसेलरेशन। एक का कारण मैटरनल पेल्विस का प्रेशर है बच्चे के हेड पर, जिससे वेगा से स्टिमुलेट होगी और हार्ट रेट कम हो जाएगी। यहाँ पर हार्ट रेट जो कम हो रही है धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। इधर दूसरी तरफ मैंने बात की है लेट डीएसेलरेशन में, जब यूट्रस से मिलने वाली ब्लड सप्लाई जो बच्चे के अंदर होती है वह कम हो गई है, जब वह कम हो जाएगी तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी। यह सडनली डिक्रीज होता है और यह लेट डीएसेलरेशन कहलाता है। क्लियर है ये पॉइंट दोनों? चलिए उसके बाद हम दूसरा टॉपिक यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक था वह प्रारंभ कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बिशप स्कोरिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? बिशप स्कोरिंग। सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं बिशप स्कोरिंग के बारे में। ये पहला ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर तुम्हारा बिशप स्कोरिंग। सबसे पहले ही देखिएगा क्यों किया जाता है बिशप स्कोरिंग। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर या यूज्ड टू असिस्ट द मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। यह चेक करता है कि माँ लेबर के लिए तैयार है कि नहीं है, लेबर हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, उसके लिए कौन सा एक आधार तुम रखोगे, कौन सा बेसिस होगा? तो जवाब होगा बिशप स्कोरिंग। इस स्कोर में अगर मार्क अच्छे आ रहे हैं मतलब तुम लेबर करवा सकते हो, अगर मार्क ठीक नहीं आ रहे मतलब आपको रुकना होगा। तो माँ लेबर के लिए तैयार है या नहीं है, ये किस आधार पर हम तैयार करेंगे? बिशप स्कोरिंग के आधार पर। क्लियर है बेटा जी? दूसरा, मार्किंग की मैं बात करूं तो पैरामीटर की मैं बात करूंगा। यहाँ 5 पैरामीटर काम आते हैं। पैरामीटर्स कितने होते हैं? 5 पैरामीटर्स यहाँ काम आते हैं। एक पैरामीटर में मिनिमम मार्क्स होगा, सिंगल पैरामीटर जो एक पैरामीटर हम पढ़ेंगे, सिंगल पैरामीटर में एक पैरामीटर जो तुम पढ़ोगे उस एक पैरामीटर में मिनिमम मार्क्स हम दे सकते हैं 0। मिनिमम मार्क हम दे सकते हैं 0 और मैक्सिमम मार्क्स हम एक पैरामीटर में दे देंगे बेटा जी 3। मतलब मिनिमम मार्क्स 0, मैक्सिमम मार्क्स 3 होते हैं। पैरामीटर 5, तो आपके हिसाब से इसकी रैंकिंग कितनी होनी चाहिए? 0 से 15। लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है। इसका टोटल स्कोर जो होता है, टोटल स्कोर बिशप स्कोरिंग का, यह होता है 0 से लेकर 13। याद रखिएगा 2 ऐसे पैरामीटर हैं जहां मैक्सिमम मार्क हम 3 नहीं 2 देते हैं यहाँ पर, इसलिए टोटल स्कोर बनेगा 0 से लेकर 13 के बीच में। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए अब इसमें एक आंसर भी मैं बता रहा हूं इसका रिजल्ट में। जब स्कोर आपको देखने को मिले, आपका स्कोर देखने को मिले 0 से लेकर 5, मतलब मदर नॉट रेडी फॉर लेबर, अभी मदर रेडी नहीं है लेबर के लिए, रुकना होगा। क्लियर? यह बात याद रखिएगा, मदर नॉट रेडी फॉर लेबर। अगर यह स्कोर आ रहा है तो माँ को लेबर के लिए तैयारी अभी तुम नहीं चालू कर सकते, अभी रुकना होगा, अभी महिला तैयार नहीं है लेबर के लिए। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका स्कोर इससे ज़्यादा आता है
मतलब बोले तो 6 से लेकर 13 के बीच में आ रहा है तो आप डिलीवरी करवा सकते हैं। मैं बोल दूंगा मदर रेडी फॉर लेबर, मदर रेडी फॉर लेबर। इस अवस्था में माँ लेबर के लिए तैयार रहती है। तो कितना स्कोर, तो 0 से 5 अगर आता है टोटल स्कोर तो माँ रेडी नहीं है, और 6 से 13 के बीच में आता है तो माँ रेडी है। टोटल स्कोर कितना, तो मैंने बोला 0 से लेकर 13 के बीच में टोटल स्कोर आपका बिशप स्कोरिंग को देखने को मिलेगा। कितने पैरामीटर काम में लेते हैं, 5 पैरामीटर होते हैं। चलिए सबसे पहले हम पैरामीटर को भी पढ़ लेते हैं। कौन कौन से पैरामीटर हैं, पैरामीटर्स देखिएगा कौन कौन से 5 पैरामीटर होते हैं। टोटल 5 पैरामीटर हैं। सबसे पहला पैरामीटर यहां होता है, उसका नाम है सर्वाइकल डायलेशन। मतलब आप सर्वाइकल डायलेशन को चेक करते हैं। अब एक चीज यहां से 100 सवाल देखिएगा सर्वाइकल डायलेशन से। सर्वाइकल डायलेशन कैसे होता है, जो प्राइमी ग्रेविडा होती है, प्राइमी ग्रेविडा महिला जो होती है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है वह, और दूसरा होता है मल्टी ग्रेविडा। एक प्राइमी ग्रेविडा, एक मल्टी ग्रेविडा, दो होती हैं, याद रखिएगा। जो तुम्हारी प्राइमी ग्रेविडा होती है और जो तुम्हारी मल्टी ग्रेविडा होती है। प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में इसका फिक्स शेड्यूल होता है सर्वाइकल डायलेटेशन का। प्राइमी ग्रेविडा में सर्वाइकल डायलेटेशन होता है 0.5 सेंटीमीटर पर आर के हिसाब से, और मल्टी ग्रेविडा में यह होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से। 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन से होता है मल्टी ग्रेविडा में, और 0.5 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेटेशन होता है प्राइमी ग्रेविडा में। क्लियर। दूसरा पैरामीटर यहां होता है, उसका नाम है सर्वाइकल इफेशमेंट। सर्वाइकल इफेशमेंट, सर्वाइकल इफेशमेंट, या इसी को बोलते हैं सर्वाइकल लेंथ। आजकल जो मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग है उसमें लेंथ जोड़ दिया गया है। लेंथ का कम होना ही इफेशमेंट कहलाता है। इफेशमेंट का मतलब होता है डिक्रीज सर्वाइकल लेंथ, डिक्रीज सर्वाइकल लेंथ। लेंथ का कम हो जाना ही क्या कहलाता है, इफेशमेंट। क्लियर। सिकुड़ना तो सर्वाइकल इफेशमेंट कहलाता है। यहां से भी एक चीज देखिएगा, जो प्राइमी ग्रेविडा फीमेल होती हैं, इन प्राइमी ग्रेविडा, जो प्राइमी ग्रेविडा होती हैं, याद रखिएगा उन महिलाओं में सर्वाइकल इफेशमेंट पहले होता है, डायलेटेशन बाद में। याद रखिएगा सर्वाइकल इफेशमेंट, इनमें पहले सर्विक्स की लेंथ कम होती है, सर्वाइकल इफेशमेंट फर्स्ट होता है, देन सर्वाइकल डायलेशंस। मतलब जो प्राइमी ग्रेविडा महिलाएं होती हैं, पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनका सर्विक्स सीधा डायलेट नहीं होता है, पहले उनकी लेंथ कम होती है फिर वो डायलेट करता है। लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा फीमेल होती हैं, जो मल्टी ग्रेविडा फीमेल होती हैं, कौन सी महिलाएं होती हैं, मल्टी ग्रेविडा। याद रखिएगा मल्टी ग्रेविडा फीमेल में दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं, सर्वाइकल इफेशमेंट, सर्वाइकल इफेशमेंट एंड सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन both occur simultaneously, both occurs simultaneously, बोले तो साथ साथ, दोनों साथ साथ हो रहा है। मतलब प्राइमी ग्रेविडा जो महिला है उसमें पहले डायलेटेशन नहीं होगा, पहला इफेशमेंट होगा, पहले यूट्रस की लेंथ कम होगी फिर वह डायलेट करेगा। लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा है वो दोनों साथ साथ यहां पर हो रहे हैं। तो दूसरा पैरामीटर तुम्हारा क्या हो गया, पहला मैंने क्या बोला था, पहला पैरामीटर क्या बोला था बेटा जी, तो पहला पैरामीटर सर्वाइकल डायलेटेशन मैंने बताया, दूसरा पैरामीटर सर्वाइकल इफेशमेंट मैंने बता दिया, तीसरा डायामीटर होता है, तीसरा पैरामीटर जो आपका होता है वह होता है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्विक्स कैसा होता है,
यह इसका पैरामीटर है। उसके अलावा चौथा है सर्वाइकल पोजीशन, सर्विक्स कौन सी पोजीशन में है। और सबसे लास्ट पांचवा पैरामीटर होता है स्टेशन। 4 पैरामीटर तो सर्विक्स से संबंधित है और एक स्टेशन होता है। स्टेशन क्या होता है, इसका मतलब है रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन फीटल हेड या इसे हम फीटल पोजीशन भी बोलते हैं, फीटल हेड या पोजीशन, एंड इशियल स्पाइन ऑफ मैटरनल पेल्विस। जो माँ का पेल्विस है उस पेल्विस के तो इशियल स्पाइन और बच्चे का हेड या बच्चे की जो पोजीशन है उसके बीच में जो रिलेशन बनता है उसे ही हम स्टेशन कहते हैं। कि यानी इशियल स्पाइन से कितना ऊपर बच्चे का हेड है या कितना नीचे उसका हेड है, इसे हम स्टेशन के नाम से बेटा जी जानते हैं। क्लियर है। तो यह 5 पैरामीटर हम यहाँ काम में लेते हैं, जिन पैरामीटरों का जिक्र मैंने तुम्हारे सामने किया है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इस विषम स्कोरिंग को कैसे मेजर करते हैं। इसको एक एक पैरामीटर लिखेंगे और एक एक पैरामीटर लिखते हुए हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिएगा इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। सबसे पहले इधर की साइड में लिखूंगा पैरामीटर और आगे की साइड में लिखूंगा मार्क्स। मार्क्स में देखो सबसे पहले 0 मार्क्स होता है, 1 मार्क है, 2 मार्क है, 3 मार्क है। क्लियर। यह आपका पैरामीटर हो गया, यह आपका 0 मार्किंग, यह आपकी 1 मार्किंग, यह आपकी 2 मार्किंग। क्लियर है। इस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारे विषम स्कोरिंग को। यह एक चार्ट मैं बना रहा हूं, कुछ पर्टिकुलर में यहां मैक्सिमम भी लिख दूंगा, सबसे ज्यादा कितना होता है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम। पैरामीटर पहला क्या था बेटा जी, तो तुम बोलोगे सर सर्वाइकल डायलेशन था। सर्वाइकल डायलेशन यही था, सर्वाइकल डायलेशन। 0 मार्क जब देते हैं जब सर्वाइकल का डायलेटेशन 0 सेंटीमीटर हो, मतलब सर्विक्स डायलेट ही नहीं हुआ हो अभी तक, तो हम उसे 0 मार्क दे देते हैं। जब सर्विक्स का डायलेटेशन 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच होता हो तो उसे 1 मार्क दे देते हैं। जब सर्वाइकल का डायलेटेशन 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच में हो तो हम उसे मार्क 2 दे देते हैं। और जब सर्वाइकल डायलेटेशन 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो 3 मार्क दे देते हैं। बताओ मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेटेशन कितना सेंटीमीटर होता है, तुम्हारा जवाब होगा 10 सेंटीमीटर। मतलब सर्विक्स ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर तक डायलेट कर सकता है। ये पहला पैरामीटर पूरा हुआ। पहले पैरामीटर में देखिएगा क्या क्या बात मैंने की है। मैंने समझाया है तुम्हें कि सर्वाइकल डायलेटेशन जो होता है यह तुम्हारा कहां से कहां 0 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकता है। क्लियर। उसके बाद दूसरा डायमीटर होता है, यहां 2 डायमीटर हम पढ़ते हैं एक साथ में, उसका नाम है सर्वाइकल इफेशमेंट। सर्वाइकल इफेशमेंट, सर्वाइकल इफेशमेंट होता है। चलिएगा सर्वाइकल इफेशमेंट में अगर 0 से लेकर 30% सर्वाइकल इफेशमेंट हो गया हो तो 0 मार्क दे देंगे। जब सर्वाइकल इफेशमेंट 40 से लेकर 50% के आसपास हो गया हो तो इसे 2 मार्क दे देते हैं। जब यह 60 से लेकर 70% के आसपास हो गया हो तो हम उसे 2 मार्क दे देते हैं। और जब 80% से ज्यादा यह हो जाता है तो हम बेटा जी इसको 3 मार्क दे देते हैं। मैक्सिमम सर्वाइकल इफेशमेंट 100% हो सकता है, 100% देखने को मिल सकता है। दूसरा पैरामीटर देखिएगा सर्वाइकल इफेशमेंट। जब सर्वाइकल इफेशमेंट तुम्हारा 0 से लेकर 30% के बीच में है हमने 1 मार्क दे दिया। अगर 40 से 50% के बीच में है
40 से 50% के बीच में है तो हमने 1 मार्क दे दिया, 60 से लेकर 70% के बीच में है 2 मार्क दे दिया, 80 से ज़्यादा है तो हमने 3 मार्क दे दिया, और टोटल ओवरऑल कितना मैक्सिमम हो सकता है, 100% हो सकता है। क्लियर। इसके बाद सर्वाइकल लेंथ, इसी में क्योंकि कुछ जगह आपको ये लेंथ मिलेगा, अभी जो मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग है वहां हम इफेसमेंट की जगह क्या ले रहे हैं बेटा, सर्वाइकल लेंथ को ले रहे हैं। तो यही दूसरे में ही मैं दूसरी बात करूंगा सर्वाइकल लेंथ को लेकर। सर्वाइकल लेंथ, सर्विक्स की लेंथ के हिसाब से देखिएगा, जो सर्विक्स की लेंथ आपकी होती है उस सर्विक्स की लेंथ के हिसाब से कैसे से बांटा गया है, तो सर्वाइकल लेंथ के हिसाब से देखिएगा आपका जो, अगर सर्विस की लेंथ प्रॉपर 2.5 से 3 सेंटीमीटर हम मानते हैं, अगर 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक बनी हुई है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में है, 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच में बनी हुई है, तो मैं बोल दूंगा कि इस अवस्था में आप उसे 0 मार्क दे देंगे, मतलब उसकी लेंथ कमी नहीं हुई, 2.5 से 3 सेंटीमीटर है। जब उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर पहुंच जाती है, मतलब लगभग 0.5 सेंटीमीटर कम हो गई, इसका मतलब यह 1 मार्क दे दिया जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर हो गया तो उसे 2 मार्क दे दिया जाएगा, और पूरा का पूरा हो गया हो, 0 सेंटीमीटर पहुंच गया हो, तो हम उसे मार्क कितना दे देंगे 3 मार्क दे देंगे। उल्टा बता रहे हैं, यहाँ सर्विक्स पूरा फैला हुआ है, यहाँ थोड़ा सा कम हुआ, या और कम हुआ, या और कम हो गया, मतलब इफेसमेंट और लेंथ दोनों को हम पैरामीटर सेकंड में इंक्लूड कर लेते हैं। यह दूसरा पैरामीटर तुम्हारा पूरा होता है। चलिए, उसके बाद हमने बात किया तीसरा पैरामीटर, क्या था बेटा, तीसरा पैरामीटर था सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। सर्विक्स कैसा दिखता है, तो अगर तुम्हारा सर्विक्स फर्म हो, टाइट हो, ये तो हम मार्क देंगे यहां पर कितना, तो तुम्हारा जवाब होगा कि सब यहां हम मार्क दे देंगे। जब तुम्हारा सर्विक्स फर्म है तो उस अवस्था में हम मार्क दे देते हैं कितना, तो तुम्हारा जवाब होगा 0 मार्किंग दे दिया जाएगा। अगर तुम्हारा सर्विक्स मॉडरेट है, क्लियर, मॉडरेट फर्म नहीं है ना सॉफ्ट है, मॉडरेट अवस्था में है, तो हम कंसिस्टेंसी के, याद रखिएगा मैंने एक चीज तुम्हें बोली है कि 2 पैरामीटर ऐसे होते हैं जिन पैरामीटरों में हम मार्क 0, 1, 2 और 3 जो मार्क होते हैं, इनमें से हम केवल 3 ही मार्क देंगे, तो यहां पर 3 ही मार्क्स दिए जाएंगे, फर्म, मॉडरेट और सॉफ्ट। यह मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए तो 15 नहीं 13 मार्किंग होती है, क्योंकि यहाँ 3 ही मार्किंग दे रहे हैं। तो सर्विक्स या तो फर्म होगा, टाइट होगा, या मॉडरेट होगा, या फिर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ 3 मार्किंग हम दे देंगे। उसके बाद में चौथा पैरामीटर था सर्वाइकल पोजीशन, मतलब सर्विक्स की पोजीशन। सर्विक्स यहां पर भी 3 ही मार्किंग हम देंगे। सर्विक्स पोस्टीरियर हो सकता है, मीडियन हो सकता है और एंटीरियर हो सकता है। पहला पोस्टीरियर, सर्विक्स पीछे की तरफ हो, पोस्टीरियर सर्विक्स मध्य में हो, मीडियन, या सर्विक्स आ गया हो एंटीरियरली, एंटीरियर। क्लियर, लास्ट की होती नहीं है। यहां पर भी हम कितने पैरामीटर पढ़ रहे हैं, केवल तुम्हारे पास में यहां पर 3 ही पैरामीटर होते हैं। क्लियर, तो सर्वाइकल कंसिस्टेंसी में 3 मैंने बताया, फर्म, मीडियन और सॉफ्ट, मॉडरेट या सॉफ्ट या मीडियम। दूसरा होता है पोस्टीरियरली, मीडियनली और एंटीरियरली। अब स्टेशन की हम बात करेंगे। स्टेशन में देखिएगा, स्टेशन जो है तुम्हारा सबसे लास्ट पैरामीटर यहां होता है स्टेशन। अगर -3 स्टेशन है तो 0 दे देंगे, -2 स्टेशन है तो 1 मार्क दे देंगे, -1 या 0 स्टेशन है तो हम मार्किंग दे देंगे 2, और जितने भी प्लस के स्टेशन होते हैं, +1, +2, +3, ये सारे के सारे स्टेशन इसी में चले जाएंगे। याद रखिएगा, प्लस का मतलब इस्कियल स्पाइन के नीचे, माइनस का मतलब इस्कियल स्पाइन के ऊपर। +1,
+2 +3 +4 +5, ये सारे के सारे को हम मार्किंग कितनी दे देंगे? तो तुम्हारा जवाब होगा, हम मार्क दे देंगे तुम्हारा 3 मार्किंग। क्लियर? यह तुम्हारा बिशप स्कोरिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? बिशप स्कोरिंग। देखिएगा क्या क्या बातें मैंने बिशप स्कोरिंग के रिगार्डिंग की। पैरामीटर में पहला सर्वाइकल डायलेटेशन 0, 1, 2, 3 मार्किंग, 0 सर्वाइकल डायलेटेशन 0 मार्किंग, 1 से 2 सर्वाइकल डायलेटेशन है 1 मार्किंग, 3 से 4 सेंटीमीटर है 2 मार्किंग, और 3 मार्किंग जब देंगे तब 5 सेंटीमीटर से ज्यादा सर्वाइकल डायलेटेशन हो रहा हो। मैक्सिमम कितना डायलेट कर सकता है? 10 सेंटीमीटर। दूसरा देखिएगा सर्वाइकल इफेशमेंट, अगर 0 से 30% है 0 मार्किंग, 40 से 50 है 1 मार्किंग, 50 से 60 है 2 मार्किंग, और 60 से लेकर 70 है तो मार्किंग दे देंगे हम कितनी? 2 मार्किंग, और 80 से ज़्यादा चला गया तो 3 मार्किंग। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100%। दूसरा लेंथ को भी इसके साथ जोड़ा गया है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल लेंथ है 0 मार्किंग है। अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो हम मार्क कितना दे देंगे? तो तुम्हारा मार्किंग 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है मार्किंग 2 हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर है मार्किंग 3 हो जाएगा। उसके अलावा इन दोनों में केवल 3 पैरामीटर आते हैं। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी फर्म है, मॉडरेट या मीडियम है, इसे मीडियम भी बोलते हैं, कुछ जगह तुम्हें मीडियम भी मिलेगा। मीडियम मतलब बीच वाला, मध्यम में, मीडियम हो या सॉफ्ट हो। तो यह फर्म है तो मार्किंग 0, मीडियम या मॉडरेट है तो मार्किंग 1, सॉफ्ट है तो मार्किंग यहां दे दी जाएगी कितनी? 0, 1 और 2। पोजीशन पोस्टीरियर पीछे की साइड में, मीडियन मध्य के बीच में, और एंटीरियर आगे की तरफ, तो यहां मार्किंग 0, 1 और 2 दे दी जाएगी। स्टेशन अगर +3 है मतलब इशियल स्पाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर, -2 इशियल स्पाइन के से 2 सेंटीमीटर ऊपर, -1 यानी इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर, 0 स्टेशन का मतलब यह स्टेशन कहला रहा है आपकी इशियल स्पाइन के ऊपर है। +1 +2 +3 +4 +5 यानी इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे, 2 सेंटीमीटर नीचे, 3 सेंटीमीटर नीचे, 4 सेंटीमीटर नीचे और 5 सेंटीमीटर नीचे, और 5 सेंटीमीटर सबसे लास्ट होता है। उसके बाद विजाइना का कार्यक्रम चालू हो जाता है और डिलीवरी चालू हो जाती है, मतलब बाहर आ जाता है बच्चा। क्लियर? तो ये तुम्हारे बिशप स्कोरिंग होते हैं। एक और नोट डाल के मैं बता रहा हूं आजकल, ये याद रखिएगा। इन मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग, इन मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग, जो मॉडिफाइड बिशप स्कोर है, इन मॉडिफाइड बिशप स्कोर सर्वाइकल इफेशमेंट, जो सर्वाइकल इफेशमेंट है, सर्वाइकल इफेशमेंट रिप्लेस कर दिया गया है, रिप्लेस्ड बाय सर्वाइकल लेंथ, रिप्लेस्ड बाय सर्वाइकल लेंथ। जो आजकल मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग है बेटा जी, उस मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग में हम सर्वाइकल इफेशमेंट की जगह क्या पढ़ रहे हैं? सर्वाइकल लेंथ को पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, यह पहला प्रोसीजर तुम्हारा पूरा हुआ, जिसका नाम क्या बताया मैंने? जिसका नाम क्या बोला मैंने? जिसका नाम है बिशप स्कोरिंग। क्लियर? चलिए, अब दूसरा प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम होगा एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी, 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 एपिजियोटोमी। इसी का दूसरा नाम होता है पेरिनियोटोमी, इसी को बोलते हैं पेरिनियोटोमी, क्योंकि इंसिजन पेरिनियम में लगाते हैं। एपिजियोटोमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसिजन लगाया जाता है एपिजियोटोमी सीजर से, इंसिजन बाय एपिजियोटोमी सीजर, एपिजियोटोमी सीजर। जो सीजर काम में लेते हैं, जो काटने वाली कैंची हम काम में लेंगे, वह होगा एपिजियोटोमी सीजर। और पेरिनियोटोमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसिजन लगाते हैं पेरिनियम में, इंसिजन परफॉर्म्ड इन पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया।
जो पेरिनियल एरिया होता है वहीं पर इंसिजन लगाया जाता है, इसलिए हम इसे पेरिनियोटोमी कहते हैं। तो इसके दो नाम हैं, एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी। सबसे पहली बात, क्या ये रूटीन प्रोसीजर है? नहीं, नॉट ए रूटीन प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि आपको इसे करना ही करना है, इसकी आवश्यकता, हाँ ये जरूर है कि अधिकांश डॉक्टर इसे करते हैं, डिलीवरी के दौरान एपिजियोटोमी करते हैं, लेकिन ये कॉमन प्रोसीजर नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हर डिलीवरी में एपिजियोटोमी करना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारी डिलीवरी हो पा रही है आसानी से तो कोई आवश्यकता नहीं है एपिजियोटोमी करने की। यह तब करना होता है जब डिलीवरी नहीं हो पा रही हो और आपको लगता हो कि हम एपिजियोटोमी करके थोड़ा सा डायलेटेशन करेंगे और बच्चे का हेड बाहर आ जाएगा और वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगी, केवल तभी से करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा नॉट ए रूटीन प्रोसीजर, यह एक रूटीन प्रक्रिया नहीं है, बट यह भी बोलूंगा कि यह मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर होता है। इट इज अ मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर। ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर, जो भी ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें सबसे ज्यादा यही होता है। अधिकांश गाइनोकोलॉजिस्ट डिलीवरी के समय एपिजियोटोमी करते ही करते हैं, इसके लिए मोस्ट कॉमनली प्रोसीजर यही होता है। क्लियर? चलिएगा, अब मैं बात करता हूं इसका टाइम कब करना चाहिए, एपिजियोटोमी को कब करना चाहिए, कौन सा समय होगा एपिजियोटोमी करने के लिए। तो पहली पॉइंट, एपिजियोटोमी करने के लिए समय मैं बता रहा हूं जस्ट बिफोर, जस्ट पहले, जस्ट बिफोर या प्रायर, उससे पहले ऑफ क्राउनिंग। जब आपकी क्राउनिंग होने लगे, क्राउनिंग बोले तो विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हेड है। क्लियर? विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हेड, विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हेड। बच्चे का हेड तुम्हें दिखने लगा और बच्चे के हेड जो है, उस बच्चे के हेड ने मैटरनल जो वेजाइना है यानी है उसको पूरी तरीके से स्ट्रेच कर लिया है, एक भी जगह नजर नहीं आ रही, उसे हम क्राउनिंग बोल देते हैं। जैसे ऐसे सोचिएगा, ये वेजाइनल कैनाल है, ऐसे तो वेजाइनल कैनाल है और ये बच्चे का हेड हो गया है, ये बच्चे का हेड है। अगर ऐसा बिल्कुल फिट हो गया हो, बच्चे का हेड आके बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया उसे, मतलब ये काले वाला तो है फीटल हेड, ये फीटल हेड है और ये वेजाइनल वॉल है, यह है वेजाइनल वॉल और इसी का नाम क्राउनिंग होता है। इस अवस्था में तुम यहां स्ट्रेच करोगे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का हेड माताजी की वेजाइना में बिल्कुल फिट हो गया, अब स्पेस नहीं मिल रहा है। अगर और बच्चा जोर लगाया तो रप्चर हो जाएगी वेजाइना, पेरिनियल टीयरिंग हो सकता है। इस वजह से यहां हम इस अवस्था में तुम्हें क्या करना होता है, ये अगर इसके आगे तुम्हारा प्रोसीजर नहीं हो रहा, अब तुम्हें संभावना नजर आ रही है कि तुम वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो, बच्चा बिल्कुल बाहर है, हमने एक कट लगाया, थोड़ा सा वेजाइना डायलीट हुई, बच्चा बाहर आ जाएगा, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आपकी एपिजियोटोमी कर सकते हैं। ये पहला काम मैंने बता दिया। दूसरा, हेड कितना विजुअलाइजेशन होना चाहिए, याद रखिएगा, सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन यहां होना चाहिए, या हेड विजुअलाइजेशन भी तुम ले सकते हो कि बच्चे का हेड लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक विजुअलाइज होना चाहिए। बच्चे का जो हेड है वह 3 से 4 सेंटीमीटर विजुअलाइज होना चाहिए, उस अवस्था में तुम इसे कर सकते हो। दूसरा मैं बता रहा हूं, हेड विजुअलाइज, बच्चे का जो हेड है वह विजुअलाइज होना चाहिए 3 से 4 सेंटीमीटर। इस अवस्था में बेटा जी तुम क्या परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारी एपिजियोटोमी कर सकते हो। 2 कंडीशन मैंने बोली एपिजियोटोमी करने के लिए, पहला जस्ट बिफोर और प्रियर टू द क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब मैंने बोला है कि फीटल हेड विजुअलाइज हो रहा है और याद रखिएगा कि फीटल हैज कंप्लीटली स्ट्रेच्ड द योर विजाइनल वॉल या वल्वा, उसे हम क्राउनिंग बोल देते हैं, या हेड विजुअलाइज 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में हो रहा हो, उस अवस्था में भी तुम क्या कर सकते हो, तुम एपिजियोटोमी कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद में
एपिजियोटोमी करने की बेनिफिट्स क्या हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स बताइए, यूज बताइए। तो पहला यूज इसका है, यह फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है वेजाइनल डिलीवरी को, वेजाइनल डिलीवरी की संभावनाओं को बढ़ा देता है, मतलब आप वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं इसको करके। दूसरा सेकंड और क्या बेनिफिट इसका होगा, दूसरा बेटा जी इसका बेनिफिट होता है, यह प्रिवेंट करता है पेरिनियल टीयर को, पेरिनियल टीयर रप्चर। भाई अगर आपने नहीं काटा, एपिजियोटोमी नहीं की तो फटेगी, और फटेगी तो उसे टीयरिंग बोलेंगे, और उल्टी पुल्टी जब फट जाती है वेजाइनल वाल तो उसको सूचरिंग करने में समस्या आएगी, हीलिंग नहीं होगी। एक तो तुमने सीचर से काटा तो तुम शेप में काटोगे, उसके बाद सूचरिंग आसानी से हो जाएगी। जब वह जिगजैग मैनर में रप्चर हो जाएगी तो फिर से सिलना यानी सूचरिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन दोनों चीजों के लिए हम क्या कर देते हैं, एपिजियोटोमी। जब नॉर्मल डिलीवरी करवानी होती है वेजाइना से तो इसे कर सकते हो। दूसरा यह क्या करता है, पेरिनियल टीयरिंग को भी रोकता है। कौन कौन से इंडिकेशन है, क्या हर में करना चाहिए, तो मैंने बोला है हर में नहीं करते हैं भाई साहब, इसे कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन में ही किया जाता है। कुछ कॉमन चीजें बताऊंगा जहां तुम्हें करना चाहिए इसे। पहली चीज, लार्ज बेबी हो, अगर बच्चा बड़ा हो, लार्ज बेबी हो या बिग बेबी हो, मतलब बच्चा नॉर्मल से ज्यादा बड़ा है, तो याद रखिएगा वह नॉर्मली उस वेजाइना से बाहर नहीं निकलेगा, हो सकता है तुम्हें टाका वहां पर इंसिजन लगाना पड़े। दूसरा सेकंड, हाइड्रोसिफेलस हो, हाइड्रोसिफेलस मतलब बच्चे का हेड बड़ा हो, उस अवस्था में कर सकते हो तुम। इसके अलावा अगर आपको फोर्सेप डिलीवरी करवानी हो तो भी तुम्हें ये करना पड़ सकता है। अगर तुम वैक्यूम डिलीवरी करवा रहे हो, वैक्यूम डिलीवरी तुम अगर करवा रहे हो, क्योंकि ये प्रोसीजरों के लिए तुम्हें अंदर इंस्ट्रूमेंट डालने होते हैं, वैक्यूम डालना होगा, फोर्सेप डालना होगा, इसका मतलब तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी तुम करवा पाओगे, वरना नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम ब्रीच डिलीवरी करवा रहे हो, अगर तुम ब्रीच डिलीवरी करवा रहे हो, इन अवस्थाओं में बेटा जी तुम्हें एपिजियोटोमी करनी पड़ सकती है। टाइम मैंने बताया है, बेनिफिट बताए हैं, इंडिकेशन बताया है, क्यों करते हैं, क्लियर। इसके अलावा इसमें कौन सा अनस्थीसिया काम में लेते हैं, क्या बिना बेहोशी के करेंगे, तो जवाब होगा नहीं, या बेहोश भी मतलब अनस्थीसिया लगाया जाता है वहां पर। तो देखिएगा कौन सा अनस्थीसिया, यहां हम यूज लेते हैं लोकल अनस्थीसिया, यूज्ड लोकल अनस्थीसिया। आपका लोकल अनस्थीसिया आप काम में लोगे। लोकल अनस्थीसिया में कौन सा होता है, 10 ml 1% लिग्नोकेन, लिग्नोकेन आप काम में लेते हैं। यह कैसा होता है, याद रखिएगा, इनफिल्ट्रेशन अनस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन अनस्थीसिया होता है यह जो अनस्थीसिया है या इनफिल्ट्रेशन है, मतलब पहले नीडल अंदर डालेंगे पूरी, फिर बाहर निकालते हुए आएंगे और आपके अनस्थीसिया को छोड़ते हुए आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फैन वाइज मैनर। मतलब यह अनस्थीसिया फैन वाइज मैनर में दिया जाता है। निडल ऐसा नहीं कि जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंसर्ट करते ही इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें निडल को इंसर्ट करो और वापस निकालते लाओ, और जब वापस निकालते हुए लाते हैं ना, उस समय हम अनस्थीसिया देते हैं, और इसे इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। इसके अलावा जब कट तुम लगा दोगे तो कट को सूचर भी करना होगा, तो यहां सूचर किससे करते हैं, याद रखिएगा, यहां हम यूज लेते हैं, यूज डक्सन, डक्सन यानी कि यह एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, आपको वापस हटाने की जरूरत नहीं है। एब्जॉर्बेबल सूचर, सूचर किससे बनते हैं, यह याद रखिएगा, ये प्रिपेयर्ड होते हैं कैटगट से, इन्हें बनाया जाता है प्रिपेयर्ड बाय कैटगट। कैटगट का मतलब बिल्ली की इंटेस्टाइन मत समझना, यह भेड़ और बकरी की इंटेस्टाइन है, बाय सीप एंड गोट इंटेस्टाइन। ये सवाल बने हुए हैं दोनों,
आपने फंडामेंटल में पढ़ा भी होगा, जो कैटगट होते हैं, कैटगट, इस कैटगट में जो हम बनाते हैं वह सिप और बकरी, सिप बोलते हैं भेड़ को और गोट बोलते हैं बकरी को, इसकी इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम डक्सोन नाम के जो सूचर होते हैं जो कि एब्जॉर्बेबल होते हैं उनका उपयोग यहाँ कर लिया जाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें बेटा किससे संबंधित मैंने तुम्हें बता रहा हूं, एपिजियोटोमी। क्या क्या बोला है? एपिजियोटोमी का दूसरा नाम पेरिनियोटोमी मैंने बताया। इसी का नाम मैंने एपिजियोटोमी इसलिए बोला क्योंकि एपिजियोटोमी सीजर काम में लेते हैं। फिर बोला है कॉमन प्रोसीजर नहीं होता है, यह रूटीन प्रोसीजर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम में यही आता है। फिर मैंने बोला कब करना चाहिए, क्राउनिंग से जस्ट पहले कर देना चाहिए। क्राउनिंग का मतलब होता है बच्चे का हेड विजाइना में प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, कोई स्पेस नजर नहीं आ रहा, उसे क्राउनिंग बोल देते हैं। या दूसरा मैंने बताया समय कि आपका हेड 3 से 4 सेंटीमीटर विजुअलाइज हो रहा हो तो भी इसे कर सकते हो। फिर हमने बोला कि इसके करने के बेनिफिट क्या क्या है, वेजाइनल डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है और पेरिनियल टीयरिंग को रोक देता है, इसलिए हम इसे करते हैं। तीसरा हमने डिस्कस किया कब कब करना चाहिए, इंडिकेशन क्या क्या है, लार्ज बेबी हो, बिग बेबी हो, हाइड्रोसिफिलस हो, आपको ब्रिज डिलीवरी करवानी हो, आपको फॉरसेप्स डिलीवरी करवानी है, वैक्यूम डिलीवरी करवानी है तो इसे कर सकते हो। अनेस्थीसिया कौन सा देते हैं, लिग्नोकेन सॉल्यूशन। लोकल अनेस्थीसिया होता है 10 ml दिया जाता है। इन्फिल्ट्रेशन अनेस्थीसिया होता है इंट्राडर्मल रूट से देते हैं और फैन वाइज मैनर में दिया जाता है। सूचर कौन से लगाते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं। डेक्सोन नाम के सूचर होते हैं जो कि कैटगट से बनाए जाते हैं। कैटगट इंटेस्टाइन ऑफ सिप और गोट से बनती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं टाइप को लेकर। एपिजियोटोमी के कितने प्रकार होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स। पहला टाइप होता है बेटा मीडियोलैटरल, पहला टाइप होता है मीडियोलैटरल। फर्स्ट टाइप है मीडियोलैटरल टाइप, मीडियोलैटरल। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है, सबसे ज्यादा यही किया जाता है मीडियोलैटरल। लेकिन यहाँ याद रखिएगा ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, यहाँ ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता है, यहाँ ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। मीडियोलैटरल में ज़्यादा ब्लड लॉस होता है लेकिन यही परफॉर्म किया जाता है। मीडियोलैटरल पहला होता है मीडियोलैटरल। याद रखिएगा मीडियोलैटरल में ब्लड लॉस ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी हम यही परफॉर्म करते हैं। मीडियोलैटरल कैसे देखिएगा, मीडियोलैटरल में यह वेजाइनल कैनाल है आपकी, वेजाइनल कैनाल, और हम यहाँ पर जो इंसिजन लगाते हैं वह यहाँ लगाते हैं और यह इंसिजन कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगा देते हैं, यहाँ पर लगाया जाता है ये इंसिजन। क्लियर, इस जगह पर 2.5 सेंटीमीटर का। और यह क्या कहलाता है तुम्हारा मीडियोलैटरल, यहाँ ब्लड लॉस ज़्यादा होने की संभावना होती है। दूसरा होता है मीडियन, मीडियन या मीडियल। मीडियोलैटरल में के बाद दूसरा है मीडियल, यह सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है। लेकिन और यहाँ ब्लड लॉस भी कम होता है, फिर इसे पहले नहीं करते हैं, यहाँ ब्लड लॉस यहाँ लेस होता है, कम ब्लड निकलता है, यहाँ पर ब्लड लॉस लेस होता है। पहले वाली में ब्लड लॉस ज़्यादा है, इसमें ब्लड लॉस कम होता है मीडियन में। इसमें भी इंसिजन 2.5 सेंटीमीटर का लगाते हैं, यह वेजाइनल कैनाल है और हम इसमें इंसिजन यहाँ लगाते हैं। याद रखिएगा यहाँ इंसिजन लगाया जाता है इस जगह पर 2.5 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं क्योंकि जब तुमने मीडियन भाग से काटा है ना बेटा तो ये पूरी की पूरी रप्चर हो सकती है, कई बार सीधी, और फिस्टुला बन सकता है। तो ये क्या बना सकता है कॉम्प्लिकेशन में, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला पहला यहां बन सकता है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बन सकता है, मतलब दोनों कैनाल एक हो सकती हैं। और दूसरा हो सकता है कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग, आपकी पेरिनियम रप्चर हो सकती है यहां पर, कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग, मतलब आपकी पेरिनियम रप्चर भी हो सकती है, कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग। क्योंकि जब तुम यहां काट रहे हो तो पूरी की पूरी सीधी जा सकती है। तो दो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं,
रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला और कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग इसमें देखने को मिलता है। इसलिए यह है कम ब्लड लॉस होने के बावजूद भी सेकंड मोस्ट कॉमन है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन मीडियोलेटरल होता है। तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं लैटरल एपिजियोटोमी। सब में 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगा रहे हैं, याद रखिएगा। यह भी 2.5 सेंटीमीटर, ऊपर वाला भी 2.5 सेंटीमीटर का कटता है। इसमें हम लगाते हैं इंसिजन 1 सेंटीमीटर अवे द फोरचित, जो मैंने आपको फोरकट बताया था, जहां पर जो आपके लीबिया माइनर आके जुड़ जाते हैं नीचे की तरफ, वह फोरचित है, वहां पर से 1 सेंटीमीटर अवे हम इंसिजन लगाते हैं। देखिएगा कैसे, ये विजाइनल कैनाल है और विजाइनल कैनाल में यह वाला स्थान जो होता है ना, ये वाला स्थान यह कहलाता है नीचे वाला फोरचित है, क्योंकि इंटरनल फोर्स जुड़ रहे हैं। बाहर की साइड में होता है लेबिया मेजोरा इस यहाँ, और अंदर की साइड में है लेबिया माइनोरा। तो यहाँ पर हम चीरा कहाँ लगाते हैं, देखिएगा इससे 1 सेंटीमीटर दूर यहाँ चीरा लगाते हैं, इससे 1 सेंटीमीटर दूर, इधर 1 सेंटीमीटर दूर हम चीरा लगाएंगे 1 सेंटीमीटर अवे। और यह जो चीरा लगाया जाता है वो ही बेटा जी यहाँ परफॉर्म करते हैं, इसके ठीक 1 सेंटीमीटर दूर इस जगह पर लगाते हैं ऐसा। और चीरा 2.5 सेंटीमीटर का ही होता है इंसिजन। तो जब ऐसा लगाते हैं तो इसका भी एक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हमारे फोरचित के पास से बार्थोलियन ग्लैंड गुजरती है, तो यहाँ पर चांस ऑफ बार्थोलियन ग्लैंड हो सकता है डैमेज, चांस ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड डैमेज। आपकी जो महिला में बार्थोलिन ग्लैंड है वह यहाँ पर डैमेज हो सकता है, इसकी संभावना होती है, क्योंकि आप इस जो फोरचित है तुम्हारी, उस फोरचित से कितना दूर लगा रहे हो, 1 सेंटीमीटर दूर लगा रहे हो, तो आपको ज़्यादा संभावना होती है कि यहाँ पर क्या हो जावे। तो तुम बोल दोगे यहाँ पर किसकी संभावना बढ़ जाती है, आपके बार्थोलियन ग्लैंड के डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। उसके बाद सबसे लास्ट हम बात करेंगे तुम्हारा जे शेप, चौथे नंबर पर आता है बेटा जी जे शेप। जे शेप की एपिजियोटोमी, यहां हम इंसिजन लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर का, 2 इंसिजन लगते हैं। जो हमारा इंसिजन लगाया जाता है बेटा जी, यह लगाते हैं 1 सेंटीमीटर अवे, वही सेम अवे फ्रॉम फोरचित, आपकी जो फोरकट है या फोरचित है उसके 1 सेंटीमीटर दूर लगाएंगे। यहाँ इंसिजन भी 2 लगाते हैं। पहला इंसिजन होता है यहाँ 1.25 सेंटीमीटर का और दूसरा 2.5 सेंटीमीटर का। 2 चीरा हम लगाते हैं, एक लगाते हैं पहला सॉरी फर्स्ट इंसिजन हम लगाते हैं बेटा जी, पहला इंसिजन 2.5 सेंटीमीटर, नहीं पहला हम चीरा लगाते हैं, उल्टा मैंने बोला, पहला लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर का, और दूसरा लगाते हैं 1.25 सेंटीमीटर का। कैसा, इसे भी देखिएगा, ये वजाइनल कैनाल है। वजाइनल कैनाल मतलब बोले तो लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा है। यहाँ यह फोरचित है तुम्हारी, इससे 1 सेंटीमीटर दूर लगाएंगे। कितना सेंटीमीटर दूर लगाते हैं, तो तुम्हारा जवाब होगा 1 सेंटीमीटर दूर लगाते हैं। अब यहाँ चीरा ऐसे लगाएंगे, देखिएगा पहला हम ऐसा चीरा और फिर ऐसा चीरा, ये चीरा लगाते हैं। ये वाला इंसिजन जो है बड़ा वाला, ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये वाला इंसिजन 1.25 सेंटीमीटर है। जे शेप की होगा ये, ऐसा इंसिजन लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड जे शेप एपिजियोटोमी। क्लियर। इसके अलावा एक और चीज ध्यान में रखते हैं, याद रखिएगा, नर्सिंग केयर बता रहा हूं, एपिजियोटोमी के बाद में सीड्स बात करवाते हैं, याद रखिएगा, सीड्स बात परफॉर्म सीड्स
बात आफ्टर एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी के बाद में महिला को सीड्स बात करवानी चाहिए टू इम्प्रूव हीलिंग, हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जल्दी से हीलिंग हो जावे इसके लिए सीड्स बात करवा देते हैं। क्लियर? सीड्स बात आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल में। सीड्स बात में कौन सा एरिया लेते हैं याद रखिएगा, डिप द एरिया बिटवीन अम्बलाइकस नाभि, अम्बलाइकस एंड मिड थाई, नाभि और थाई के बीच वाले हिस्से को पानी में डिप कर देते हैं। यह सीड्स बात कहलाती है। मतलब टब में पानी भरो और उस पानी में नाभि के नीचे का हिस्सा और ऊपर वाला जो मिडल ऑफ द थाई है इस हिस्से को वहां आपको डिप कर देना होगा। इसका मतलब आप वो सोच लोगे कि यह एक सीड्स बात का कार्य हो गया। और इसमें जब वह लगातार आपका वार्म वाटर होता है, जब वह उस के संपर्क में आएगा एपिजियोटोमी के, तो वहाँ हीलिंग की प्रोसेस बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हीलिंग हो जाएगी। क्लियर? 2 प्रोसीजर हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। क्या क्या देखिएगा। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया तुम्हें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो डी एसिलरेशन था, उसे मैंने समझाया। यहाँ डी एसिलरेशन का मतलब हार्ट रेट का कम हो जाना 1 से 2 घंटे में होता है। 3 प्रकार मैंने बताए, अर्ली डी एसिलरेशन, लेट डी एसिलरेशन और वेरिएबल। अर्ली का मतलब माँ का पेल्विस बच्चे की हेड पर कंप्रेशन डाल रहा है, इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गई, हार्ट रेट कम हो गई। लेकिन ये जो हार्ट रेट कम हुई है वह धीरे धीरे घटती है और धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरा होता है लेट, बोलते हैं इसे। यहाँ पर यूट्रस से जो ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा को मिल रही है वो कम हो गई है, इस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे में कम हो जाती है, हार्ट रेट घट जाती है। लेकिन ये जो घटनाव है, हार्ट रेट का घटाव है, वह सडनली होता है, अचानक कम हो जाती है। तीसरा वेरिएबल होता है, जहां हार्ट रेट घटना और बढ़ना वेरिएबिलिटी देखी गई है। यहाँ हो सकता है कोड कंप्रेशन हो सकता है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकता है हार्ट रेट घट रही हो, और हो सकता है ब्लड सप्लाई कम हो रही हो। उसके बाद हमने पहला प्रोसीजर डिस्कस किया, बिशप स्कोरिंग। बिशप स्कोरिंग क्या होता है? माँ को ये चेक करना है मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर, कि माँ लेबर के लिए तैयार है या नहीं है। इसके लिए हम बिशप स्कोरिंग चेक करते हैं। बिशप स्कोरिंग जो होता है इसमें 5 पैरामीटर होते हैं। 5 पैरामीटर हम काम में लेते हैं। एक पैरामीटर में मिनिमम मार्किंग 0 होती है, मैक्सिमम मार्किंग 3 होती है, लेकिन टोटल मार्किंग 0 से लेकर 13 होता है, क्योंकि 2 पैरामीटरों में मैक्सिमम मार्किंग हमें 3 नहीं देके 2 ही दे देते हैं। क्लियर? अगर स्कोरिंग 0 से लेकर 5 आता है, माँ अभी रेडी नहीं है लेबर के लिए, और अगर आपका जो स्कोर आ रहा है वह आता है 6 से लेकर 13, मतलब माँ रेडी है लेबर के लिए। पैरामीटरों में पहला पैरामीटर सर्वाइकल डायलेटेशन है। सर्वाइकल डायलेटेशन में प्राइमरी ग्रेविटा और मल्टी ग्रेविटा में अलग अलग क्राइटेरिया है। प्राइमरी ग्रेविटा में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से, मल्टी ग्रेविटा में 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से। दूसरा सर्वाइकल इफेसमेंट है, बोले तो यूट्रस आपके सर्विक्स की लेंथ का कम हो जाना। अगर मैं बात करूं प्राइमरी ग्रेविटा में तो पहले सर्वाइकल इफेसमेंट होता है, फिर डायलेटेशन होगा। मल्टी ग्रेविटा में दोनों साथ साथ होते रहते हैं। तीसरा सर्वाइकल लेंथ होता है, यह भी देखा गया है कुछ जगह पर जहां मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग की हम बात करते हैं। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, इसके अलावा चौथा पैरामीटर सर्वाइकल पोजीशन और 5वां स्टेशन होता है। स्टेशन का मतलब बच्चे का हेड या पोजीशन, उसका रिलेशन निकालते हैं स्पेल स्पाइन से। इशियल स्पाइन से जितना ऊपर होगा, जितने सेंटीमीटर ऊपर होता है उतना ही माइनस में बोलते हैं। -1, -2, -3, -4 यानी ऊपर जा रहा है। अभी बच्चा समय लगेगा डिलीवरी करवाने में, क्योंकि जब बच्चे का हेड इशियल स्पाइन पे आ जाता है तो उसे हम एंगेजमेंट बोलते हैं। मतलब अब डिलीवरी की संभावना बढ़ गई है, बच्चा फ्लोट नहीं करा, तैर नहीं रहा है। जब तक माइनस में होता है स्टेशन तब तक बच्चा तैरता रहता है, फिट नहीं हुआ है। इस 0 पर आने का अब फिट हो गया, एंगेजमेंट हो गया, अब वो नीचे ही जाएगा। जितने प्लस में स्टेशन आते हैं +1 +2 यानी इशियल स्पाइन से उतना ही नीचे है। -+5 सबसे लास्ट स्टेशन होता है, उसके बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। क्लियर? इसके अलावा हमने यह एक आपको टेबल बना के बताई है पैरामीटर वाली, जहां पर हम 5 पैरामीटर रखे हैं और इसका कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है कि 0 मार्क कब देंगे, 1 मार्क कब देंगे और
2 मार्क कब देंगे, 3 मार्क कब देंगे और मैक्सिमम कब देखने को मिल जाता है, ये सारा विवरण मैंने दिया। इसके अलावा एक पॉइंट और बोला कि मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग जो होता है तुम्हारा, उसके अंदर हम सर्वाइकल इफेसमेंट की जगह क्या दे रहे हैं, सर्वाइकल लेंथ को शामिल कर रहे हैं। क्लियर है बेटा जी। दूसरा हमने डिस्कस किया है एपिजियोटोमी या पेरिनियोटोमी। यहाँ एपिजियोटोमी सीजर काम में लेते हैं इसलिए हम इसे एपिजियोटोमी बोलते हैं, और पेरिनियम में कट लगाते हैं इसलिए पेरिनियोटोमी कहा जाता है। कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये रूटीन प्रोसीजर है, यानी कि हर में काम में लेना चाहिए, लेकिन अधिकांश जगह काम आता है इसलिए इसे मोस्ट कॉमन प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। क्लियर। टाइम कब करना चाहिए, यह क्राउनिंग से जस्ट पहले होता है, जब हेड 3 से 4 सेंटीमीटर विजुअलाइज कर ले तब कर लेना चाहिए। क्या बेनिफिट है, वेजाइनल डिलीवरी को बढ़ाता है और पेरिनियल टेयरिंग को घटाता है। इसके अलावा इंडिकेशन कब कब करना चाहिए, लार्ज बेबी हो, बिग बेबी हो, हाइड्रोसिफिलिस हो, ब्रिज डिलीवरी करवानी हो, वैक्यूम डिलीवरी करवानी हो तुम्हें, इसके अलावा फोर्सेप्स डिलीवरी करवानी हो, तब काम में ले सकते हो। कौन सा एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, उसमें 1% लिग्नोगेन सॉल्यूशन होता है, 10 ml काम में लेते हैं, इंटरडर्मल रूट से देते हैं, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया बोलते हैं, फैन वाइज मैनर में दिया जाता है। सूचर के लिए डैक्सोन हम सूचर काम में लेते हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं, कैटगट के द्वारा बनाए जाते हैं। कैटगट सिप और गोट की इंटेस्टाइन से बच जाती है। टाइप में पहला मीडियोलेटरल होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 2.5 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं और यहाँ ब्लड लॉस ज्यादा होता है। दूसरा मीडियन होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन और ब्लड लॉस कम होता है, लेकिन यह 2 कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला और कंप्लीट पेरिनियल टीयरिंग। इस वजह से यह ज्यादा परफॉर्म नहीं होता है। लेटरल यहाँ 1 सेंटीमीटर दूर लगाते हैं चीरा फॉर्चिस से और यहाँ पर बार्थोनियन ग्लैंड के डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे लास्ट जे शेप होता है, यह भी 1 सेंटीमीटर दूर लगाते हैं, 2 चीरे लगाते हैं, एक 2.5 सेंटीमीटर, एक 1.25 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है। एक लास्ट पॉइंट मैंने बोला कि एक नर्सिंग के हिसाब से एपिजियोटोमी करने के बाद में सिट्स बात करवानी चाहिए महिला को ताकि उसकी हीलिंग बढ़िया हो जाए। और इसके लिए कौन कौन से इलाके को पानी में डिप करते हैं, तो अम्लाइकस यानी नाभि से नीचे का इलाका और मिड पेल्विस यानी पेल्विस से ऊपर का इलाका, इसे हम क्या कर देते हैं बेटा जी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, इन्हें हम क्या कर देते हैं, इनको हम पानी में डिप कर दिया जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हमने एक चीज बोली, इसका नाम मैंने बोला एपिजियोटोमी सीजर। एपिजियोटोमी सीजर, एपिजियोटोमी जो सीजर होता है आप उसे देख सकते हो, एक तरफ से वह थोड़ा छोटा होता है और दूसरी तरफ से थोड़ा बड़ा मिलेगा। एपिजियोटोमी सीजर, इसका डायग्राम मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। एपिजियोटोमी सीजर का कैसी होती है एपिजियोटोमी सीजर्स, आप इसे देख सकते हो ताकि अगर एग्जाम में आया, क्योंकि आजकल क्वेश्चन एग्जाम में डायग्राम के हिसाब से ही बन जाते हैं, याद रखिएगा। यह आपकी एपिजियोटोमी सीजर है। देखिएगा इसके अंदर ये वाली जो ब्लेड है, यह ब्लेड एक छोटी ब्लेड है, एक बड़ी ब्लेड होती है, इसको एपिजियोटोमी सीजर। एक छोटी ब्लेड है और एक बड़ी ब्लेड होती है, आप खुली भी देख सकते हो। यह देखिएगा यहाँ पर एक छोटी ब्लेड है और एक बड़ी ब्लेड है, ऐसे होती है कर्व वाली। क्लियर। यह आपकी एपिजियोटोमी सीजर के नाम से इसे हम जानते हैं। क्लियर। एपिजियोटोमी सीजर दिखाई दे रहा होगा, एपिजियोटोमी सीजर। इसकी नोक को ध्यान से देखिएगा, 2 ऐसे प्रकार की नोक होती है एपिजियोटोमी सीजर, मतलब ऐसे 2 नोक हैं, एक छोटी नोक एक बड़ी नोक होती है, इसे एपिजियोटोमी सीजर बोलते हैं। इसी से एपिजियोटोमी करते हैं। घूमी हुई या सीधी नहीं होती, कर्व्ड है, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे कर्व्ड रहती है, तो हमें इसी का नाम हम एपिजियोटोमी सीजर देते हैं। कैसे होती है देखिएगा, ऐसे है, ऐसे होती है, ऐसे 2 ब्लेड है, तो कर्व्ड है तुम्हारी और एक ब्लेड छोटी होती है, एक ब्लेड बड़ी होती है, इसे एपिजियोटोमी सीजर के नाम से जानते हैं। 2 प्रोसीजर पढ़ ली हैं, नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट बी में, बाकी प्रोसीजरों को पढ़ेंगे। थैंक यू। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करते हुए।